सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डिब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। ये 3rd क्लास का डिब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर इस डिब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। ये आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। उस आदमी की उम्र 50-55 के करीब होगी। सर के बाल सफेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खद्दर का मैला सा तंग पजामा पहना हुआ था। खद्दर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर जेब के साथ इंडियन पेन लगा था। निचली जेब में रखी पॉकेट बुक का ऊपर वाला हिस्सा साफ नजर आ रहा था। यह हिंदू यकीनन इंडिया की खुफिया पुलिस यानी CID का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफॉर्म वाली खिड़की से सर बाहर निकाले देख रहा था। इस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डिब्बे से निकलकर अपने डिब्बे की तरफ आते देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और उस पर वीजा भी लगा हुआ था, मगर वीजा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने ये कानून शिकनी क्यों की थी? इसका जवाब मेरी जिंदगी की वो हैरत अंगेज जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो मैं आपको सुनाने चला हूँ। ये जमाना पाक भारत जंग 65 से 1 साल पहले का जमाना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीजा देना बंद कर रखा था। चुनाचे मैंने दिल्ली शहर का वीजा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीखी मकामात की सैर सियाहत लिखी। दिल्ली में मेरे वालिद साहब के एक दोस्त सिंगर मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के उस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। उसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैर सियाहत के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक खास मिशन था और मुझे दिल्ली से बगैर वीजे के अमृतसर जाना था। और ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुकद्दस मिशन था। ये मिशन क्या था ये आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था मेरे वक्त मुकर्रा पर भारत से पाकिस्तान वापस न जाने की सूरत में पुलिस मेरे वालिद के दोस्त को गिरफ्तार करे या उन्हें तंग करे। मेरे वालिद साहब के उस दोस्त का नाम जहीरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सिलाई मशीनों की मुरम्मत का काम करते थे। उसको मैंने बिल्कुल न बताया कि मैं असल में किस मिशन के लिए भारत आया हूँ। उसे बताने की जरूरत भी नहीं थी। उस शरीफ आदमी के पास मैं 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमृतसर, वीर का बटाला और गुरदासपुर के सिवा इंडिया का कोई इलाका कभी नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 12-13 बरस होगी और मैं अपने कस्बे मुजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरी वालिदा की वफात हो चुकी थी। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया और हमें बाप के साथ साथ वालिदा की भी शफकत अता करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पाकिस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफिले में शामिल होकर मुजेठ से निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है जो मैं आपको जरा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वालिद साहब के दोस्त जहीरुद्दीन के पास आता हूँ, जिससे मैंने रेलगाड़ियों के औकात वगैरह के बारे में मालूम किया। मेरे पास इतनी ही इंडियन करेंसी थी जितनी करेंसी की कानूनी तौर पर मुझे इजाजत थी। मेरा मिशन ऐसा था कि मुझे दिल्ली से निकलने के बाद अपनी तमाम जरूरियात जायज और नाजायज तरीकों से ही खुद पूरी करनी थी। उस वक्त मैं 24-25 साल का सेहतमंद भरपूर जवान था। मैंने जानबूझकर शलवार कमीज नहीं पहनी थी, क्योंकि ये उस जमाने में भी मुसलमानों का लिबास समझा जाता था, अगरचे अभी ये हमारा कौमी लिबास नहीं बना था। मैं लाहौर से ही पुरानी मगर मजबूत कपड़े की बनी हुई विलायती जीन्स टाइप की पतलून और उसी रंग की मुटियाली सी जैकेट पहनकर चला था।
पाँव में जॉगर शूज पहन रखे थे। दिल्ली में आकर मैंने देखा कि वहाँ भी नौजवानों में इस किस्म का हिप्पी टाइप का रफ टफ लिबास बड़ा मकबूल था। इस लिबास से ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि ये आदमी मुसलमान है या हिंदू। जहीरुद्दीन के घर में 2 दिन रहने के बाद मैंने एक रोज उन्हें कहा कि मैं जामे मस्जिद देखने जा रहा हूँ। वहाँ से मैं सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि अमृतसर जालंधर की तरफ गाड़ी किस वक्त चलती है। मैंने स्टेशन पर आकर अमृतसर का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ 3rd क्लास के एक डिब्बे में बैठ गया। ये मौसम ऐसा था जिसको हमारे पंजाब में खुश बहार का मौसम कहते हैं, यानी मार्च के महीने का मौसम। मैं पाकिस्तान में ही था तो 1-2 बारिशें भी हो गई थी जिससे मौसम में खुनकी आ गई थी। दिल्ली में भी मौसम खुशगवार था। गाड़ी अमृतसर की तरफ चल पड़ी। दिल्ली के बारे में मैंने सुना था और स्कूल की किताबों में पढ़ा भी था कि वहाँ मुसलमान बादशाहों ने कई साल तक हुकूमत की है और वहाँ मुसलमानों की बड़ी यादगार इमारतें, महल और किले हैं। मगर मैंने सिवाय जामे मस्जिद के और कुछ न देखा। मेरा मिशन ऐसा था कि मेरा ध्यान अपने आबाओ अजदाद की तारीखी इमारतों की तरफ जा ही नहीं सकता था। जामे मस्जिद में भी मैं एक दिन नमाज पढ़ने चला गया था। मैं कोई नमाजी परहेजगार नौजवान नहीं था। पाकिस्तान में भी कभी कभार ही नमाज पढ़ लेता था, मगर दिल्ली की जामे मस्जिद में मैं खुदा के हुजूर सजदरेज होकर अपने मिशन की कामयाबी के लिए जरूर दुआ मांगना चाहता था। जब वहाँ गया तो नमाज का वक्त हो गया था। नमाजी वक्त से पहले मौजूद थे। मैं भी वुजू करके उनके पीछे बैठ गया। नमाज के बाद हाथ फैलाकर आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे मेरे मिशन में कामयाब करे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने मरहूम बाप की रूह को सुकून पहुंचा सकूं। मैं जामे मस्जिद की अजमत और शान और शौकत देखकर हैरान जरूर हुआ था और सोचने लगा था कि इतनी अजीमुशान मस्जिद बनाने वाले मुसलमान इसे हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़कर क्यों चले गए। क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा था कि मुसलमानों की हालत हिंदुओं के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। गाड़ी अमृतसर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। इसकी रफ्तार काफी तेज थी और वो छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरी जेब में था और उस पर सिर्फ दिल्ली का वीजा लगा हुआ था। अगर पुलिस का कोई आदमी मेरी चेकिंग करता तो मुझे गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि मैं वीजे के बगैर मशरकी पंजाब के शहरों की तरफ जा रहा था। कई बड़े शहरों के स्टेशन आए। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती और फिर आगे रवाना हो जाती। इस तरह सफर करते करते गाड़ी पंजाब में दाखिल हो गई। लुधियाना आया और गुजर गया। फिर जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मुझे दिल्ली से चलते वक्त ही इस बात का धड़का लगा था कि कहीं कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे न लगा हो। जालंधर सिखों का शहर था। प्लेटफॉर्म पर तकरीबन सभी सिख ही सिख नजर आए। मैं खिड़की के साथ बैठा बाहर देख रहा था। मैंने एक उधेड़ उम्र हिंदू को देखा कि पिछले किसी डिब्बे से निकला और हमारे डिब्बे में दाखिल हो गया। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब गाड़ी चली तो मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद घूर कर देख लेता। ये वही हिंदू था जो अब भी मेरे डिब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ कोने में बैठा किसी वक्त मुझे मशकूक निगाहों से देखने लगता था और जिसका जिक्र मैं अपनी दास्तान के शुरू में कर चुका हूँ। जब मेरे दिल में ख्याल पुख्ता हो गया कि ये शख्स जरूर खुफिया पुलिस का आदमी है, तो पहला रद्द अमल मुझ पर यह हुआ कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पाकिस्तान में नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में था। हिंदू सिखों के मुल्क में था, जहाँ के मुसलमान शहरियों की कोई इज्जत आबरू नहीं थी। पाकिस्तानी मुसलमानों की जानो माल के तहफ्फुज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वीजा पासपोर्ट रखने के बावजूद भारतीय पुलिस जिस पाकिस्तानी मुसलमान को चाहे पकड़ कर थाने ले जा सकती थी। मैंने कई ऐसे वाकयात सुने थे कि भारतीय पुलिस किसी पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली, बम्बई या किसी दूसरे शहर में यूं ही पकड़ कर थाने ले गई और फिर उसका कुछ पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गया। आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसे पाकिस्तानियों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में बंद कर देती और उन पर इस कदर तशद्दुद किया जाता कि वो जेल में ही सिसक सिसक कर मर जाते। यही वजह थी कि जब मुझे यकीन सा हो गया कि ये उधेड़ उम्र का नेहरू कट सदरी वाला हिंदू CID का आदमी है और वो मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ये मेरा पहला रद्द अमल था। इसके साथ ही मैंने अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ और फिर अपने मिशन की तरफ कर लिया। मेरा आधा खौफ दूर हो गया, क्योंकि मैं जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से अपने मिशन की तकमील के लिए निकला था और दिल में ये अहद करके निकला था कि अपने मिशन की तकमील से पहले मुझे मरना नहीं है, और अगर मरने का वक्त आ गया तो 6-7 काफिरों को मारकर मरूंगा। खुदा जुलजलाल और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कामिल ने मुझे हौसला दिया और मेरे दिल से खौफ बिल्कुल निकल गया। अब मैं उस खुफिया पुलिस वाले हिंदू से बच निकलने की तरकीबों पर गौर करने लगा।
इतना मुझे मालूम था कि ये शख्स अचानक मुझे नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ऐसा वो जब चाहे कर सकता था। उसका अपना मुल्क था, अपनी हुकूमत और उसकी अपनी पुलिस थी जो ट्रेन के साथ भी सफर कर रही थी। उसके अपने हिंदू सिख लोग थे। अगर वो मुझे पकड़कर सिर्फ ये ऐलान कर दे कि मैं पुलिस का आदमी हूँ और ये लड़का पाकिस्तान का जासूस है, तो डिब्बे के सारे मुसाफिर न सिर्फ ये कि उसके साथ हो जाएंगे, बल्कि मुझ पर हमला भी कर देंगे। लेकिन अभी तक उसने मुझ पर हाथ नहीं डाला था। असल में वो मेरी निगरानी कर रहा था और ये मालूम करना चाहता था कि मैं वीजे के बगैर अमृतसर की तरफ कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ और मेरे साथी जासूस कहाँ कहाँ पर हैं। वो ये भी नहीं चाहता था कि मुझे इस पर खुफिया पुलिस के आदमी होने का जरा सा भी शक हो। मगर उसकी बार बार मेरी तरफ घूर घूर कर देखने से मुझे न सिर्फ उस पर शक हुआ था, बल्कि यकीन हो गया था कि ये CID का आदमी है, जो बाद में सच साबित हुआ। उस वक्त दिन ढल रहा था। गाड़ी की दोनों जानिब दूर दूर तक फैले हुए खेतों में दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर से तेजी से गुजर रही थी। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। प्लेटफॉर्म के आखिर में एक तख्ते पर हिंदी में किसी स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, जो मेरी समझ में न आया। मैंने अपने साथ बैठे हुए एक सिख मुसाफिर से पूछा कि ये कौन सा स्टेशन गुजरा है, तो उसने कहा मानावाला। मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि अमृतसर का स्टेशन आने ही वाला है। 12 साल पहले जब मैं जिला अमृतसर के कस्बे मुजेठे के हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो हम स्कूल के लड़के आकर सैर करने गाड़ी में बैठकर मानावाले आ जाया करते थे। तब स्टेशन का नाम उर्दू में लिखा होता था। अब ये नाम हिंदी में लिखा हुआ था, उर्दू का नाम हटा दिया गया था। ये भी एक तब्दीली मैंने महसूस की। दूसरी तब्दीली मैंने ये देखी कि जालिंधर से लेकर मानावाले तक रास्ते में दोनों जानिब जो देहात खेतों में दिखाई दिए, उनमें किसी जगह कोई मस्जिद नजर न आई, वरना पहले इन देहातों में किसी न किसी जगह दरख्तों में किसी न किसी मस्जिद के मीनार जरूर नजर आया करते थे। ये सिखों के देहात थे और पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने मस्जिदों को मस्मार कर दिया था। कई जगह इन मस्जिदों को गिराकर गुरुद्वारों या मंदिरों में तब्दील कर दिया गया था। गाड़ी मानावाला के स्टेशन से काफी आगे निकल गई थी। अब मुझे इलाका अपना जाना पहचाना लगने लगा था। एक फाटक आकर गुजर गया। उसके साथ ही आमों का एक घना बाग आया, जिसके गिर्द 4 दीवारी खिंची हुई थी। मैंने ये बाग पहचान लिया। इसे सरदारों का बाग कहते थे और यहाँ गर्मियों के मौसम में हम स्कूल के लड़कों के साथ आम तोड़ने आया करते थे। हम बाग की दीवार पर चढ़कर आम तोड़ते और राखे के आने से पहले आम तोड़कर छलांगे लगाकर भाग जाया करते थे। उसके बाद वो रेलवे लाइन आ गई, जो अमृतसर के अमरूदों के बाग के पहलू से होती हुई हमारे गांव मुजेठ की तरफ जाती थी। उस रेलवे लाइन को देखकर मैं उदास हो गया। मैं कई बार अपने वालिद और छोटी बहन के साथ ट्रेन में बैठकर उस लाइन पर से गुजरा था। ये रेलवे लाइन आम और अमरूद के बागों की तरह वैसी की वैसी थी। अब ट्रेन अमृतसर शहर में दाखिल हो चुकी थी। उसकी एक जानिब शरीफपुरा था, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ था, और दूसरी तरफ कंपनी बाग शुरू हो गया था। डंडा पुलिस का फाटक भी गुजर गया था। थोड़ी देर बाद ट्रेन अमृतसर के स्टेशन में दाखिल हो गई। हिंदू सिख मुसाफिर अपना अपना सामान समेट रहे थे। मैंने आंख बचाकर खुफिया पुलिस वाले की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। वो अपनी सीट पर बड़े सुकून से बैठा सिगरेट पी रहा था और उसने निगाह मुझ पर रखी हुई थी। मैंने सोचा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। मुझे ये खतरा भी था कि हो सकता है कि ये अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रेंगती हुई रुक गई। मैंने प्लेटफॉर्म पर 3-4 सिख पुलिस कांस्टेबलों को देखा तो एक बार फिर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। गाड़ी जहां आकर खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से सारे के सारे मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकल रहे थे और काफी शोर शराबा मच गया था। मैं भी इस हुजूम में डिब्बे से उतर गया। मैंने पहले ही दिल में सोच लिया था कि प्लेटफॉर्म के गेट से बाहर नहीं निकलूंगा। हर डिब्बे के बाहर मुसाफिरों का काफी रश था। एक कुली सर पर बहुत सा सामान उठाए मेरे आगे आगे चल रहा था। मैं तेजी से उसके पहलू से होकर अगले डिब्बे के मुसाफिरों में घुस गया और वहां से दूसरे डिब्बे के दरवाजे में से गुजरकर डिब्बे के अंदर चला गया, जो तकरीबन खाली था। उसके दूसरे दरवाजे में जल्दी से लटक कर नीचे रेलवे लाइन पर उतर गया। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया था। जहाँ लाइन के साथ साथ लोहे का जंगला लगा हुआ था। एक जगह जंगले का एक पाइप उखड़ा हुआ था। कुछ मुसाफिर उसमें से गुजरकर सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ सामने वाले प्लेटफॉर्म पर निकल गया और वहां से दूसरी जानिब जहां रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था उतर गया। ये सारी जगहें मेरी देखी भाली थी और मैंने महसूस किया था कि 12 साल में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा इरादा रेलवे लाइनों पर से गुजरकर सामने वाली दीवार फांद कर रेगू ब्रिज को जाने वाली सड़क पर निकल आने का था।
जब कभी हम स्कूल के 2-3 दोस्त मुजेठे से बगैर टिकट रेलगाड़ी में बैठकर अमृतसर आते थे तो इसी दीवार को फांदा करते थे। दीवार ज्यादा दूर नहीं थी। दीवार के करीब पहुंचकर मैंने पहली बार मुड़कर देखा था कि वो सीआईडी वाला कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मुझे उसकी शक्ल कहीं नजर नहीं आई। मैं बड़ा खुश हुआ। एक जगह से मैंने दीवार फांदी और दूसरी तरफ सड़क पर आ गया। अमृतसरी मुसलमानों को मालूम होगा कि रेगू ब्रिज को जो सड़क जाती थी उसकी बाएं जानिब गोल बाग हुआ करता था। इस गोल बाग से पहले एक छोटा सा मैदान आता था जहाँ कोई सब्जा नहीं था। बादामी रंग की मिट्टी का मैदान था। इस मैदान में 2 बुजुर्गों के मजार थे, जिनमें से एक बुजुर्ग का नाम फतेह शाह बुखारी था और दूसरे बुजुर्ग का नाम शंकर शाह साहब था। खुदा मालूम दूसरे बुजुर्ग का असली नाम क्या था, मगर सब लोग उनके मजार को शंकर शाह के मजार के नाम से ही याद करते थे और उनका ये नाम मशहूर था। ये दोनों मजार पास पास थे। शंकर शाह के मजार के अहाते में दरख्त थे और एक कुआं भी था। फतेह शाह बुखारी के मजार के इर्द गिर्द दरेक के दरख्त होते थे। इस मजार को फतेह शाह बुखारी के मजार के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में मुझे याद है मेरी वालिदा तारी के चावलों की देग पकवा कर यहाँ महीने की पहली जुमेरात को लाया करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन और वालिद साहब भी साथ आया करते थे। तारी नमकीन चावल होते हैं जिनमें हल्दी की आमेजिश की जाती थी और बड़े लजीज होते थे। वालिदा की वफात के बाद मेरे वालिद साहब ने ये फर्ज संभाल लिया। वो हर जुमेरात को देग पका कर लाते और फतेह शाह बुखारी के मजार पर खुद लोगों को तकसीम करते। हम सारा दिन मजार शरीफ पर गुजारते। मैं अपनी बहन के साथ मैदान में दौड़े लगाता। फतेह शाह बुखारी के मजार का मुतवल्ली वालिद साहब का दोस्त बन गया था। वालिद साहब उसे शाह जी के नाम से पुकारा करते थे। वालिद साहब ने बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए मुझे जो अहम मिशन तफवीज किया था उसके सिलसिले में कहा था कि मैं अमृतसर जाकर सैयद फतेह शाह बुखारी के मुतवल्ली से मिलूं। हो सकता है वो अभी तक जिंदा हों। वो मेरे मिशन के सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हैं। चुनाचे अमृतसर के रेलवे बॉर्डर की दीवार फांदने के बाद मैंने सड़क पार की और गोल बाग में दाखिल हो गया। मैं 12 साल के बाद गोल बाग में दाखिल हो रहा था। यहाँ भी सिवाय चंद एक दरख्तों के कोई चीज नहीं बदली थी। कोई दरख्त जरूर गायब हो गए थे। ग्राउंड में घास भी पहले से कम नजर आ रही थी। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैं बाग की ग्राउंड में से गुजरकर खाली मैदान में दाखिल हो गया। उस मैदान का एक किनारा अमृतसर के हॉल के गेट के करीब सीढ़ियों वाले पुल की तरफ जा लगता था। इसी मैदान में सैयद फतेह शाह बुखारी का मजार था। यहाँ जरूर तब्दीली आ चुकी थी। मैदान के किनारे किनारे खोखे ही खोखे बने हुए थे। बाद में मालूम हुआ कि यहाँ फलों की मंडी भी बन गई है। एक तरफ रेड़े और छकड़े खड़े थे। मजार की 4 दीवारी वैसी की वैसी थी और मालूम हुआ कि हिंदू सिख यहाँ आकर चढ़ावे चढ़ाते हैं और मन्नतें मानते हैं। मेरे बचपन के धरेक के दरख्त बहुत ज्यादा घने हो गए थे। मजार के छोटे से दरवाजे पर उसी तरह चमकदार झालरों वाला सेहरा लटक रहा था और फजा में अगरबत्तियों की खुशबू रची हुई थी। शाम की स्याही आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपनी लपेट में ले रही थी और मजार के अंदर मिट्टी के कुछ दिए भी जल रहे थे और दरवाजे के ऊपर वाला बल्ब रोशन हो गया था। एक सिख अपनी बीवी के साथ हाथ बांधे सर झुकाए मजार के अंदर से बाहर निकल रहा था। 2-3 मलंग दरख्तों के नीचे बैठे थे। खुदा जाने ये मुसलमान मलंग थे जो मीरठ अंबाले के शहरों से आ गए थे, क्योंकि अमृतसर शहर में कोई मुसलमान नहीं था। मुझे अभी तक सीआईडी वाले हिंदू का ख्याल लगा हुआ था। मैंने जहाँ मजार में दाखिल होने से पहले भी पीछे मुड़कर देखा था। शाम का अंधेरा मैदान में फैलने लगा था। मुझे वो खुफिया सर्विस का हिंदू कांस्टेबल कहीं नजर न आया। यकीनन उससे मेरी जान छूट गई थी। मैं मजार के अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ खड़े होकर दुआए फातिहा पढ़ी और फिर बाएं जानिब एक कोठरी बनी हुई थी, उस तरफ गौर से देखा। कोठरी के अंदर बिजली का बल्ब रोशन था। एक बूढ़ा आदमी जिसने सब्ज रंग के कपड़े पहने थे और सफेद दाढ़ी थी, कोठरी के बाहर एक तरफ बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उस आदमी ने आंखें खोल दी और किसी कदर ताज्जुब से मुझे देखने लगा। कहाँ से आए हो यहाँ? उसकी उर्दू खालिस अहले जबान वालों की उर्दू लगती थी। मैंने कहा दिल्ली से आया हूँ, शाह साहब से मिलना है। मैंने शाह साहब का नाम लिया जो मुझे वालिद साहब ने बता दिया था। उस शख्स ने कोठरी की तरफ इशारा किया, अंदर चले जाओ। कोठरी का दरवाजा छोटा सा था और खुला था। मैंने जूते बाहर उतारे और अंदर दाखिल हो गया। एक बुजुर्ग सूरत सब्ज पोश आदमी गाँव तकिए से टेक लगाए बड़े सुकून के आलम में बैठा था। आंखें थोड़ी बंद थी, थोड़ी खुली थी। हाथ में तस्बीह थी, मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उंगलियां तस्बीह के दानों पर चल रही थी। मैं सलाम करके अदब से एक तरफ बैठ गया। बुजुर्ग ने नीम व आंखों से मुझ पर एक निगाह डाली, वालेकुम अस्सलाम कहा और फिर अपनी कैफियत में डूब गए। कोठरी में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। मौका बड़ा मुनासिब था। मैं बात शुरू करने ही वाला था कि बुजुर्ग ने फरमाया, भाई कहाँ से आए हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा।
میں نے فتح شاہ بخاری کے متولی کا نام لے کر کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے، میں دلی سے آیا ہوں۔ میں نے ابھی انہیں بالکل نہ بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ بزرگ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہا، برخوردار، شاہ صاحب کو انتقال فرمائے تو 7 برس ہو گئے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے سید غلام علی شاہ کہتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان پر اپنے دل کا راز افشا کرنا مناسب رہے گا یا نہیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کچھ شور و غل کی آوازیں بلند ہوئی۔ سید صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا، یہ باہر کیا ہو رہا ہے حیدر علی؟ مزار کا ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ شاہ جی، باہر پولیس آئی ہے، تھانے دار بھی ساتھ ہے، کہتا ہے یہاں کوئی پاکستان کا جاسوس چھپا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ CID والا ہندو جو جالندھر یا شاید دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ پولیس لے کر مجھے گرفتار کرنے آ گیا ہے۔